एक तो पहले मैं आज ना कौम को ये कहना चाहता हूं, और बड़े ही अदब से, बड़े ही मुअद्दबाना गुजारिश करूं कि जिसको हम इस वक्त डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पर लेते हैं, 8 आपको आज चीजें बताऊंगा, ठीक है, और ये 8 मुख्तलिफ जिसको हम टेस्ट कहते हैं, ये वर्ल्ड में रिसर्च पेपर छप गया है, डॉक्यूमेंट वर्ल्ड पब्लिक हो गया है, और वो चीख चीख कर कह रहा है कि बचो इन चीजों से। ठीक है, कौन सी चीजें हैं वो? नंबर 1 सीटी स्कैन, अच्छा। नंबर 2 एमआरआई, ठीक है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रो स्कैन, उसके बाद आपका आ गया जी मेमोग्राफी, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका एंडोस्कोपी, ठीक है, कोलोनोस्कोपी, और उसके बाद आ गया बायोप्सी। ओके, वो कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक आपने गिनवाए ये वाले, ठीक है, ये इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स, ओके, बेसिकली इट्स अ कॉज्ड बाय कैंसर। अच्छा, ये कैंसर का कॉज बन रहे हैं। वो कैसे? बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। कैंसर का काज बन रहे हैं। अच्छा। और अगर कैंसर नहीं है तो इनकी वजह से आएगा, और अगर कैंसर और अगर कैंसर है पहले से, तो कैंसर इसकी वजह से बहुत तेजी से फैलेगा, बढ़ेगा, फूलेगा और आपको तेजी से लपेटेगा। अच्छा, अब देखें, किसी दौर में हमें कहा जाता था, पब्लिक जो है ना ये नीचे कमेंट बड़े अजीबोगरीब करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं हकीकत से अपना इल्म बांट रहे हैं। मैं अपना इल्म दे रहा हूँ, बिल्कुल बेशक, मैं वो इल्म दे रहा हूँ जो दुनिया में रिसर्च पेपर में छप गया। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानी हम 50 साल पीछे हैं और 50 साल पीछे ही सोचते रहेंगे, और यहाँ से हम जो है वो 100 साल पीछे। बात यह है, किसी दौर में पढ़ाया जाता था कि जो एक्सरे है, एक्सरे जहां पे होता है तो पढ़ाया जाता था स्कूल में, कॉलेज में तालीम दी जाती थी बकायदा कि एक्सरेज, जो एक्सरे की रेज हैं, वो कैंसर करती हैं और एक्सरे की रेज से बचो। अच्छा, ये हम पढ़ते रहे, स्कूलों में पढ़ाया जाता था, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा टीचर से। एक चीज। नंबर 2, अब हम उसके बाद आ गया सीटी स्कैन, एमआरआई। ये जो मशीन है जिसके ऊपर उसको लिटाया जाता है, उस पेशेंट को या एक नॉर्मल शख्स को जो कैंसर नहीं भी अगर है, ठीक है, चेक करने के लिए कि आया कैंसर है कि नहीं है। तो सर ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, सिर्फ रेडिएशंस की वजह से। कि देखिए उसको जिस कमरे में मशीन लगी है, उस कमरे के अंदर मरीज के अलावा उसके घर वालों को, फैमिली किसी मेंबर को, करीबी को वहां क्यों खड़ा नहीं होने दिया जाता? ये एक सवालिया निशान है। हमें सोचना है, या वो जो कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे, उनको सोचना है। और दूसरी बात, वो जो डॉक्टर कर रहा है वो वहां पे क्यों नहीं होता? वो उससे निकलता है, उस कमरे से निकलता है और पीछे जाके एक दूसरे रूम में जाता है, और उस दूसरे कमरे के और उसके दरमियान में दीवार में एक मिरर होता है, और उस मिरर में खड़े होकर वो वहां से देखकर उसको चला रहा है, मशीन को वहां से ऑपरेट कर रहा है। मशीन के अंदर बंदा आगे को जा रहा है, बाहर आ रहा है, पीछे आगे किधर को किस तरह करना है, वो सारा जो भी एक मेथड हो रहा होता है उसका, वो एक रोल प्ले जो अदा कर रहा है, वो वहां पे उस दूसरे कैबिन में जाके जिसके आगे शीशा लगा है उसमें खड़े होके क्यों कर रहा है? अगर इतनी खतरनाक है तो वहां पे वो खुद क्यों नहीं खड़ा होता? ठीक है। और मुझे और आपको या किसी को वहां से गुजारता है। एक। नंबर 2, जिस कमरे में वो लगाई जाती है मशीन, जहां पे फिट की जाती है, आपको पता है कि वो कमरा, ये जैसे हम कमरे में बैठे इस तरह का कमरा नहीं होता। उस कमरे का जो मटेरियल होता है, उस कमरे के जो बनाया जाता है उसको, तो शायद आम रूटीन में जो कमरा तैयार होता है उसकी निस्बत से कई गुना ज्यादा पैसे इस कमरे पर खर्च होते हैं, जो इतना उसको इस तरह का मटेरियल और ऐसी चीजों के साथ बनाया जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अभी मौजू नहीं है कि हम उस कमरे को डिस्कस करें। लेकिन वो कमरा इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वहां से रेजेस जो है ना वो बाहर और इधर उधर दूसरों तक ना पहुंचे। तो हम अपने प्यारों को पैसे देकर उस प्रोसेस में से गुजारते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, कहते हैं कि स्कैन से पता चलती हैं, तो फिर नेचुरोपैथी उन बीमारियों के इलाज के लिए मैं आपको इसकी एक वजाहत कर देता हूँ, यहाँ पे मरीज आके मुझे कहता है कि सर मैंने एंडोस्कोपी कराई, और उसके बाद उसी के अंदर से मेरी बायोप्सी भी की है। मैं कहता हूँ कितने पैसे लगे? वो कहते हैं जी जो एंडोस्कोपी है, उसने कहा जी मुख्तलिफ रेट हैं जो मुझे पेशेंट से मिले, ठीक है, 45,000, अच्छा, 70,000, ठीक है,
35-40 हजार ये इसका रेट है इस वक्त एंडोस्कोपी। और 10-12 हजार या 12 से 15 हजार रुपए में इस वक्त जो है ना बायोप्सी की जाती है। अब सवाल ये है कि वो टेस्ट इतना कुछ होने के बाद जब आती है रिपोर्ट, तो वो डॉक्टर वहां लिखता है कि आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। अच्छा, या गैस्ट्राइटिस है, ठीक है। अब वही काम मैं कहता हूं नेचुरोपैथी में तबीब क्या कहता है, तबीब कहता है कि लुक एट दिस, ठीक है, ऐसे करो मेरी तरह आप भी दिखाओ, आप अपनी जुबान दिखाओ, ठीक है, हो गई। अब अगर फर्ज करें कि आप किसी की भी जुबान देखें, मैं कहता हूं लोग अपनी अपनी जुबान खुद देख लें कि अगर उस जुबान के ऊपर शीशे के सामने खड़े हो, आप उसको ऐसे जुबान पूरी निकाल के देखें, अगर उसके ऊपर कट्स हैं, छोटे छोटे स्क्रैच हैं, या बड़े हैं, या बड़े कट हैं, या उससे भी बड़े कट हैं, अब वो जो कट हैं जिनकी जुबान के ऊपर, उनके क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस तबीब जानता है। और तिब कहती है जब ये डॉक्टर नहीं थे, जब इनका ये तरीका इलाज नहीं था, जब ये टेस्ट वेस्ट लेबोरेटरियां नहीं थी, तो तबीब उस वक्त भी जानता था जुबान देख के कि ये अल्सर है मैदे का, कितना पुराना है, कितना बिगड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा, जुबान के जो साइड के किनारे हैं, इनको अगर साइड के किनारों को देखें तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधे होने चाहिए। ठीक है, अगर इनमें स्ट्रेट होने के बजाय अगर ये ऐसे ऐसे करके जिग जैग है, अच्छा, यूं करके, तो फिर आपके गुर्दों पे इफेक्ट आ चुका हुआ है। कितना आया, थोड़ा या ज्यादा, अभी आप देख लें, चेक कर लें, आपको सबको पता चल जाएगा। आपने अपनी जुबान देख के एक दूसरे को दिखाना शुरू कर दें घर में।